ईरान पर बड़े हमले की चेतावनी के कुछ घंटे बाद ट्रंप ने कहा कि उन्होंने और इजराइल ने इसे रोका है और अब एक अहम समझौता करीब है। लेकिन कूटनीति की जीत का ऐलान करने से पहले कुछ बड़े सवालों के जवाब बाकी हैं। हमारे पास यरूशलेम मिनट की ताजा जानकारी है। जेएनएस टीवी के यरूशलेम मिनट में आपका स्वागत है। एलेक्स, कल रात खबर थी कि अमेरिका शायद इजराइल के साथ मिलकर ईरान के बुनियादी ढांचे पर हमला करेगा। हम आज सुबह उठे और लगता है राष्ट्रपति ट्रंप ने वो ऑपरेशन रद्द कर दिया जिसे उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ा बताया था। फिर भी राष्ट्रपति ने तय किया कि वो बातचीत को मौका देंगे। उन्होंने कहा, इस प्रतिबद्धता में इजराइल भी साथ है। मुझे लगता है कि हम यहाँ एक ही चीज को बार बार दोहराने के चक्कर में फंसे हुए हैं। आप जानते हैं, जब से मूल युद्ध विराम घोषित हुआ है तब से राष्ट्रपति को बार बार यही बातें कहते हुए सुना है। अब कुछ महीने हो गए हैं, ईरान युद्ध विराम समझौते की जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर रहा और होर्मुज जलदमरू मध्य में मुक्त नौवहन की अनुमति नहीं दे रहा है। राष्ट्रपति ट्रंप कहते हैं इस बार हम बड़ी कार्रवाई करेंगे, लेकिन फिर भी बस थोड़ी कार्रवाई होती है। ठीक है, बस ये दिखाने के लिए कि वो गंभीर हैं, कि वो ईरान के अंदर सैन्य कार्रवाई और हमले से पूरी तरह डरते नहीं हैं। लेकिन आखिरकार आप देख सकते हैं कि उनके सारे पत्ते हर बार उनके सामने ही खेले जा रहे हैं, जो ये है कि वो बातचीत के जरिए समाधान पसंद करते हैं। और हमने ये कई बार कहा है, उनकी प्राथमिकता है कि बातचीत के जरिए समाधान निकाला जाए। साथ ही वो ये भी समझते हैं कि बातचीत के जरिए समाधान पाने का एकमात्र तरीका ये दिखाना है कि आप हमला करने के लिए तैयार हैं। हालांकि अगर आप ये बार बार करते रहेंगे, ईरानियों को इसका अंदाजा हो जाएगा। और मुझे लगता है कि इस समय वे ट्रंप के बातचीत करने के तरीके को ट्रंप की तुलना में कहीं बेहतर समझते हैं, जितना ट्रंप उनके बातचीत करने के तरीके को समझते हैं। वे इसमें रहना चाहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है इससे राष्ट्रपति की बेइज्जती हो रही है। मुझे भी ऐसा ही लगता है। तो क्या इसका मतलब है कि अमेरिका के राष्ट्रपति कभी भी धैर्य नहीं खो सकते? मुझे लगता है राष्ट्रपति कभी ना कभी धैर्य खो देंगे, जिससे बड़ी कार्रवाई जरूरी हो जाएगी। सवाल समय का है। संभव है राष्ट्रपति ट्रंप कार्रवाई टालने की कोशिश कर रहे हो, कि वो इसे मध्यावधि चुनावों से पहले नहीं करना चाहते। वो चाहते हैं कि ये सिलसिला तब तक चलता रहे जब तक वो मध्यावधि चुनाव पार नहीं कर लेते। उम्मीद है कि प्रतिनिधि सभा में उनका नियंत्रण बना रहेगा, सेनेट में भी उनका नियंत्रण बना रहेगा। और तब वो बोले, मैंने मध्यावधि चुनाव पार कर लिए, अब मुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अब मुझे कोई चीज पीछे नहीं रोक रही है और अब मैं ये करूंगा। मुझे लगता है यहां कुछ और चल रहा है। ये बहुत दिलचस्प है। मुझे नहीं लगता किसी ने ये बात कही है, लेकिन आप देख सकते हैं कि अब ट्रंप ईरान के साथ टकराव संभालने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, कई मायनों में ट्रंप जो ईरान के साथ कर रहे हैं वही प्रधानमंत्री नेतन्याहू गाजा में कर रहे हैं। लेबनान में हौथियों और ईरान के साथ इन संघर्षों को संभालना है ना? लोग युद्ध के दौरान नेतन्याहू की आलोचना करते रहे हैं। आप संघर्ष को संभालने की कोशिश क्यों कर रहे हैं, बजाय पूरी ताकत झोंकने के? अब प्रधानमंत्री नेतन्याहू के सामने भी कई बातें सोचने को हैं, जैसे कि क्या हम एक साथ कई मोर्चे संभाल सकते हैं? आपने देखा, नेतन्याहू उन्होंने आईडीएफ को एक अवधि के लिए गाजा भेजा और फिर जब उत्तरी सीमा पर तनाव बढ़ता जा रहा था, तो उन्होंने मूल रूप से गाजा मोर्चे को ठंडे बस्ते में डाल दिया, उसे पीछे कर दिया। इसके बाद उन्होंने आईडीएफ सैनिकों को उत्तरी सीमा भेजा ताकि दो मोर्चों पर पूरी लड़ाई ना हो। वे ऐसा नहीं चाहते थे। साथ ही उन्हें यह भी करना पड़ा, जिसे हम हथियारों का संरक्षण करना कहते हैं। आपूर्ति की भी सीमाएं थीं और नेतन्याहू सार्वजनिक रूप से यह नहीं बताना चाहते थे कि आईडीएफ के पास कितनी आपूर्ति है, लेकिन उन्हें इसके साथ काम करना पड़ा। शुरुआत में बाइडेन प्रशासन जो हथियारों के मामले में बहुत कम सहयोगी था, फिर ट्रंप प्रशासन के साथ यह सुनिश्चित किया गया कि इजराइल को जरूरी हथियार मिले। नेतन्याहू अलग अलग मोर्चों पर आगे बढ़ने के फैसले आक्रामक और रक्षात्मक दोनों तरह के हथियारों की उपलब्धता के आधार पर ले रहे थे, जो इजराइल के पास थे। तो नेतन्याहू संघर्ष को संभाल रहे थे और अब आप देख रहे हैं कि ट्रंप भी बिल्कुल वही कर रहे हैं। मुझे लगता है ये इस बात की जबरदस्त पुष्टि है कि नेतन्याहू ने पिछले 3 सालों में युद्ध को कैसे चलाया है। रिपोर्ट्स के अनुसार होर्मुज जलदमरू मध्य तुरंत खोल दिया जाएगा और परमाणु वार्ताओं में भी प्रगति दिख रही है।
लेकिन मैं इस संघर्ष के प्रबंधन पर बात करना चाहता हूं। क्या आपको लगता है कि इसलिए इजरायल के प्रधानमंत्री वो अपनी नीतियों और गाजा व लेबनान में हालात संभालने के अनुभव के आधार पर समझ सकते हैं? क्या आपको लगता है कि वो समझते हैं कि राष्ट्रपति क्या कर रहे हैं? मतलब इजरायल यही चाहेगा कि ईरान की स्थिति अगली पीढ़ी और उसके बाद की पीढ़ी तक न जाए। इसमें कोई शक नहीं कि इजरायल नहीं चाहता कि ईरान क्षेत्रीय खतरा बने, एक आतंक क्षेत्र में आतंकी ऑक्टोपस का सिर। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री यही चाहेंगे। राष्ट्रपति ट्रंप और हम कुछ ही मिनटों में उनकी मुलाकात के बारे में बात करेंगे कि वो चाहेंगे कि राष्ट्रपति ट्रंप इस मामले को एक बार में हमेशा के लिए सुलझा दें और ईरान अगला, मुझे नहीं पता, यूएई या अन्य देशों जैसा बन जाए जिनसे हमारा रिश्ता हो सकता है। इसके बजाय भले ही वे कमजोर हुए हों, आतंकवाद की एक क्षेत्रीय महाशक्ति। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई सवाल है कि इजरायल चाहता है कि ईरान की ये स्थिति हमेशा के लिए खत्म हो जाए। ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है। इजरायल शासन में पूरी तरह से बदलाव देखना चाहता है। वे चाहते हैं कि ईरान एक लोकतंत्र बने, जहां ईरानी लोग स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव में अपने नेता का चयन करें, इस विश्वास के साथ कि ईरानी लोग 1979 से इस इस्लामी गणराज्य के तहत पीड़ित हैं और अगर उन्हें विकल्प दिया जाए तो वे ऐसा नेतृत्व चुनेंगे जो ईरान को बर्बरता और क्षेत्र के हर अन्य देश के खिलाफ युद्ध की गहराइयों में ले जाना नहीं चाहता। वे चाहेंगे कि ईरान अपनी गौरवशाली संस्कृति की ओर लौटे और राष्ट्रों के समुदाय में शामिल हो। यही इजरायल चाहता है और प्रधानमंत्री नेतन्याहू इस बारे में बहुत स्पष्ट रहे हैं। यही कारण है कि इस 6 हफ्ते की जंग की पहली कार्रवाई 28 फरवरी को सर्वोच्च नेता को मार गिराने का मकसद था, अली खमेनी। अब इजरायल को उम्मीद रही होगी और मुझे लगता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति को भी उम्मीद रही होगी कि 6 हफ्ते की जंग के बाद कि ये शासन गिर जाएगा। यही उम्मीद थी और मैं उन रिपोर्ट्स पर विश्वास करता हूं जो कहती हैं कि प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने पिछली एक बैठक में राष्ट्रपति ट्रंप को एक प्रेजेंटेशन दिखाया था जिसमें नेतन्याहू ने आकलन किया था कि ये शासन गिर जाएगा। अब वे नहीं गिरे हैं और ईरान में जो हो रहा है वो गाजा में जो हो रहा है उससे बहुत मिलता जुलता है। आप सोचते कि 2.5 साल से ज्यादा युद्ध के बाद कि हमास पूरी तरह से गिर चुका होता, लेकिन ये आतंकी संगठन है और आतंकी संगठन कभी आत्मसमर्पण नहीं करते। वे आखिरी आदमी तक लड़ेंगे। ठीक है, तो जब तक वहां एक भी आदमी है जो आतंक का झंडा लहरा सकता है और कह सकता है कि हम अभी भी यहां हैं, वे अभी भी यहां हैं। और ईरान में भी ऐसी ही स्थिति है। 6 हफ्तों तक एक युद्ध चला जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका और इजराइल ने 15,000 ठिकानों पर हमला किया, ऐसा बताया गया। ठीक है, ये तथ्य कि ईरान अब भी मौजूद है दिखाता है कि आतंक का ढांचा और IRGC कितनी गहराई से स्थापित हैं। जब तक ईरान IRGC के सदस्यों को वेतन दे सकता है, वे जनता को आतंकित करते रहेंगे। इसलिए ईरान की नाकाबंदी भी इतनी महत्वपूर्ण है। इसी वजह से प्रतिबंध भी इतने जरूरी हैं, क्योंकि आपको इस शासन के आर्थिक ढांचे को कमजोर करना होगा ताकि वे अब अपने IRGC को तनख्वाह ना दे सकें। ट्रंप को यह शासन हटाना उम्मीद से ज्यादा कठिन लग रहा है, लेकिन आखिरकार मुझे लगता है जब तक आप ये पैटर्न देखते रहेंगे, ये वही बार बार दोहराया जाने वाला चक्र जहां ईरान बातचीत में आता है, कहता है हम आपको सब कुछ देंगे जो आप चाहते हैं। ट्रंप कहते हैं ठीक है, आखिरकार हमें एक समझौता मिल गया। फिर अचानक ईरान कहता है हमने हॉर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरते जहाज पर हमला किया। ओह, हमने गलती से अभी अभी एक बैलिस्टिक मिसाइल कुवैत या जॉर्डन या संयुक्त अरब अमीरात या सऊदी अरब की ओर भेज दी। आप इन लगातार उल्लंघनों को देखेंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका बदले में कुछ छोटा सा कदम उठाएगा, फिर आप देखेंगे कि स्थिति थोड़ी और बढ़ जाती है। फिर आप देखेंगे कि ट्रंप कुछ और बड़ा कदम उठाते हैं, जैसे उन्होंने लगातार 13 रातों तक हमले किए, लेकिन फिर भी पूरी तरह से युद्ध नहीं हुआ। और फिर खतरे की, आप जानते हैं, नर्क के दरवाजे खोलने का खतरा, इसे फिर से द्वितीय विश्व युद्ध, तृतीय विश्व युद्ध में बदलने का खतरा। फिर ईरान ने कहा ठीक है, हम फिर से बातचीत करेंगे। वे इनकार करते हैं कि वे फिर से बातचीत कर रहे हैं और कहते हैं कि ट्रंप ही इसे चाहते हैं। फिर आप इसे तब तक दोहराते हैं जब तक राष्ट्रपति ट्रंप का सब्र खत्म नहीं हो जाता। हाँ, मैं देख रहा हूं कि हम उसी दिशा में जा रहे हैं, शायद जैसा आपने कहा मध्यावधि चुनावों तक। लेकिन 3-4 दिन पहले राष्ट्रपति ट्रंप ने सच में कहा था, उन्होंने कहा था हम उनकी ऐसी तैसी कर देंगे। शायद ये फॉक्स न्यूज के ट्रेयिंग्स्ट के साथ लाइव टीवी पर था।
राष्ट्रपति ट्रंप ने जॉर्डन में अमेरिकी बलों पर ईरानी हमले पर प्रतिक्रिया दी। राष्ट्रपति ट्रंप ने फॉक्स न्यूज से ईरान के बारे में कहा, हम उनकी ऐसी तैसी कर देंगे। उन्होंने कहा, हम उन पर जोरदार हमला करेंगे और उन्हें जबरदस्त मार पड़ेगी। जब उन्होंने ये बातें कहीं, सेनकॉम ने ईरान में IRGC के दर्जनों ठिकानों पर भारी हमले किए। ऐसा लग रहा था कि मामला इसी ओर बढ़ रहा है। शायद ये बुधवार की बात है। मंगलवार या बुधवार ट्रंप ने वो टिप्पणियां लाइव टीवी पर की थीं और अब हम उसी स्थिति में हैं। और हमने एक नई चीज भी देखी, जो थी संयुक्त अमेरिकी और सऊदी हमले, क्योंकि हूथी सऊदी अरब पर हमला कर रहे थे। संयुक्त राज्य अमेरिका और सऊदी अरब ईरान को बढ़ते तनाव के लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं और उस पर सीधे हमला कर रहे हैं। पहली बार अमेरिका के पास सऊदी अरब के रूप में इस युद्ध में एक और साथी था। ये इजराइल नहीं है। ये ध्यान देने वाली बात है कि इजराइल एक तरह की निरोधक क्षमता स्थापित करने में सफल रहा है। इसी तरह रोकथाम बनती है जब आप इजराइल जैसी ताकत युद्ध में दिखाते हैं। हमास और हिजबुल्लाह को कमजोर करना, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा लगाए गए लाल रेखाओं को लांघने करने के लिए तैयार रहना, 6 हफ्तों तक संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उड़ान भरना, जबकि 1 साल पहले 12 दिनों तक उड़ान भरी थी। वे दिखाते हैं कि वे कोई भी लक्ष्य मार सकते हैं और इसमें एक भी विमान नहीं खोते। याद रखें, इजरायल ने 6 हफ्ते और पिछले 12 दिन के युद्ध में एक भी विमान नहीं खोया और न ही ईरान पर किसी पिछले हमले में। तो ईरान इस समय इजरायल से लड़ना नहीं चाहता। वे जानते हैं कि इजरायल जैसे जैसे इजरायल हर राउंड में आगे बढ़ता है, और प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने यह कहा है, उन्होंने कहा, अगर हम फिर से लड़ाई पर लौटते हैं तो आपको वो नहीं मिलेगा जो पिछली बार मिला था, आपको उससे कहीं ज्यादा मिलेगा। और इजरायल ने दिखा दिया है कि वो कहीं ज्यादा कर सकता है। तो आप देख सकते हैं कि ईरान संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति को परखने के लिए तैयार है। वो बैलिस्टिक मिसाइलें दागने के लिए तैयार हैं। फिर से कुवैत, अमीरात, जॉर्डन, कतर, सऊदी अरब। लेकिन वे अभी इजरायल पर हमला करने के लिए तैयार नहीं हैं। वे चाहते हैं कि इजरायल इसमें शामिल ना हो। अब मुझे लगता है कि इजरायल तभी इसमें वापस आएगा जब राष्ट्रपति ट्रंप पूरी तरह से युद्ध में लौटना चाहेंगे, और तब इजरायल इसमें शामिल होगा। और इजरायल पूरी तरह से तैयार है। इजरायल तैयार है। यहां इजरायल में माना जा रहा है कि इजरायल कभी ना कभी अमेरिका का साथ देगा, और उस समय इजरायल भी पूरी तरह से तैयार है कि हालात रोकथाम के दौर से निकलकर खुली जंग में बदल जाएंगे और इजरायल एक बार फिर ईरान की कुछ बैलिस्टिक मिसाइलों का निशाना बनेगा। लेकिन इजरायल भी खुश है कि वो किनारे बैठा रहे जब राष्ट्रपति ट्रंप ये तय करें कि वो क्या करना चाहते हैं। इसके अलावा एलेक्स, पिछले हफ्ते व्हाइट हाउस में प्रधानमंत्री नेतन्याहू और राष्ट्रपति ट्रंप की आमने सामने मुलाकात हुई थी। कोई औपचारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई। मेरी जानकारी अनुसार नेतन्याहू एक साइड दरवाजे से गए ताकि ध्यान ना आए। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने इसे दोनों नेताओं की सबसे बेहतरीन मुलाकातों में से एक बताया और कहा कि दोनों देशों के संबंध मजबूत हैं। चलिए उनकी टिप्पणियां सुनते हैं। वो शानदार था। ये हमारी अब तक की सबसे बेहतरीन मुलाकातों में से एक थी, और मैं हमेशा हमारे आलोचकों को निराश करना पसंद नहीं करता, जो कुछ ढूंढने की कोशिश करते हैं। हमारे गठबंधन में दरारें ढूंढते हैं, लेकिन आज उन्हें ग्रेनाइट की दीवार मिली। आप जानते, हम नहीं चाहते कि तेहरान में ये कट्टरपंथी शासन परमाणु हथियार रखे ताकि वो धमकी दे सके। हर अमेरिकी दुनिया की शांति और इजराइल के अस्तित्व को खतरा हो सकता है, इसलिए हमारा साझा लक्ष्य है। ये कूटनीतिक या अन्य तरीकों से हासिल किया जाएगा, लेकिन हम दोनों इसके लिए प्रतिबद्ध हैं। एलेक्स, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है। सूत्रों के अनुसार कई मुद्दे हैं। मुख्य फोकस ईरान है। कूटनीतिक समझौते की कोशिश हो रही है, प्रतिबंधों और अन्य उपायों के जरिए आर्थिक दबाव बढ़ाना, और अगर कूटनीति विफल होती है तो सैन्य विकल्प बनाए रखना। कभी कभी मुझे लगता है प्रधानमंत्री बढ़ा चढ़ाकर बोलते हैं, जिससे लोग टिप्पणियों की गंभीरता नहीं समझ पाते। मुझे नहीं पता ये बैठक उनकी सबसे अच्छी थी या नहीं, लेकिन आप जानते हैं, कुछ वरिष्ठ अधिकारियों से बात करने पर उन्हें लगता था कि बैठक अच्छी रही, और मैंने पाया है कि ऐसी बैठकों से रुख स्पष्ट हो जाते हैं। जैसे आप लगातार ये प्रेस की सुर्खियां सुनते रहते हैं कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच बड़ा मतभेद है। प्रधानमंत्री ने पाया है कि राष्ट्रपति के सामने आमने सामने बैठना फायदेमंद होता है।
और इससे रिश्ते में जो भी दरारें आ रही हों उन्हें फिर से पाटने में मदद मिलती है। खासकर इसलिए क्योंकि मीडिया यहां मतभेद को दिखाने की कोशिश कर रही है। और इसलिए मुझे लगता है कि नीति को लेकर असहमति है। राष्ट्रपति स्पष्ट रूप से बातचीत के पक्ष में है। इजराइल के प्रधानमंत्री ये कहने में बिल्कुल भी हिचकिचाते नहीं हैं कि उन्हें लगता है कि ये बातचीत सफल नहीं होंगी और वे चाहते हैं कि ईरान के खिलाफ पूरी तरह से लड़ाई फिर से शुरू हो जब तक कि ये शासन गिर न जाए। लेकिन संचार के मामले में दोनों के बीच कोई मतभेद नहीं है, यानी राष्ट्रपति बहुत स्पष्ट हैं कि उन्हें क्या लगता है कि क्या होना चाहिए। इस रिश्ते में वे वरिष्ठ साझेदार हैं और नेतन्याहू भी बहुत स्पष्ट हैं कि वे और इजराइल क्या मानते हैं कि क्या होना चाहिए। वे भी बहुत पारदर्शी हैं और दोनों आपस में बात करते हैं और एक ही पेज पर रहते हैं। भले ही उनके हित अलग हों, भले ही वे अलग अलग दृष्टिकोण से आ रहे हों, उनकी प्राथमिकताएं अलग हो सकती हैं, लेकिन वे आपस में सुलझाकर एक साझा समझ बना लेते हैं। मुझे लगता है कि जेडी वेंस का उस बैठक में होना महत्वपूर्ण था। शुरू में यह स्पष्ट नहीं था कि वेंस होंगे, जबकि उन्होंने खुद को इन वार्ताओं के पीछे खड़ा बताकर जोखिम उठाया है। तो ऐसा नहीं था कि दो लोग अलग अलग समय पर ट्रंप के कान में फुसफुसा रहे हों। सभी लोग एक ही कमरे में थे। नेतन्याहू, ट्रंप, वेंस, रूबियो, हेगसेथ सभी कमरे में थे। ये बताया गया कि रॉन डर्मर, जिन्होंने हाल ही में स्ट्रेटेजिक अफेयर्स के मंत्री पद से इस्तीफा दिया था, वो पहले ट्रंप और नेतन्याहू के बीच इस रिश्ते को संभाल रहे थे। और आप जानते हैं, मैंने इस बैठक से पहले कुछ वरिष्ठ इजरायली अधिकारियों से बात की, जिन्होंने कहा कि यह रिश्ता निश्चित रूप से थोड़ा तनावपूर्ण हो गया था, क्योंकि डर्मर, जो इस रिश्ते को बनाए रखने में बहुत अच्छे थे, अब इस मामले को अब पूरा समय नहीं देख रहे थे। रिपोर्ट किया गया था कि डर्मर बैठक के वक्त वॉशिंगटन में थे, हालांकि वो किसी सार्वजनिक फोटो में नहीं दिखे। रिपोर्ट्स के मुताबिक वो उन बैठकों में से कुछ में मौजूद थे और इसलिए मुझे लगता है कि जब नेतन्याहू कहते हैं कि बैठक बहुत अच्छी रही, तो वे सच में एक ही सोच पर आ गए। दोनों पक्षों के बीच एक सामान्य समझ बनी है। आप जानते हैं आगे के कदम कैसे दिखेंगे। और मुझे विश्वास है कि इजराइल ने युद्ध में लौटने के लिए एक महत्वपूर्ण तर्क पेश किया, जिसमें गोपनीय खुफिया जानकारी की प्रस्तुति भी शामिल है, जो दिखाता है कि ईरान एक बार फिर अपने परमाणु कार्यक्रम को बहाल करने की कोशिश में तेजी ला रहा है, जो मुझे लगता है कि पहले से भी बड़ा खतरा बन गया है। यहां तक कि उनके पास जो थोड़ा बहुत है वो अब पहले से ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि उन्हें पता है कि इसे इस्तेमाल करने से पहले उनका समय सीमित है। और साथ ही उनके बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम को बहाल करने की जो भी गतिविधियां हैं। राष्ट्रपति ट्रंप से मुलाकात के अलावा प्रधानमंत्री नेतन्याहू का कार्यक्रम भी काफी व्यस्त था। उन्होंने युद्ध सचिव पीट हेगसेथ से निजी बैठकें की, एपैक प्रतिनिधियों, सेनेटरों, इंजीलवादी नेताओं से भी मुलाकात की, लेकिन मैं जेडी वांस के साथ हुई उनकी निजी बैठक पर ध्यान देना चाहता हूं। मुझे नहीं पता कि बैठक के बाद कोई सार्वजनिक जानकारी दी गई थी या नहीं। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं की थी। मुझे याद है कि कुछ हफ्ते पहले जेडी वांस जो रोगन शो पर थे, उन्होंने कुछ आलोचनात्मक टिप्पणियां की थी। मेरा मतलब अमेरिका और इजराइल के बीच के रिश्ते को लेकर। क्या हमें उस बैठक के बारे में जानकारी है? यह खासकर अगले चुनाव से 2 साल पहले, जब शायद जेडी वेंस राष्ट्रपति पद के लिए लड़ें, बहुत अहम है। मेरा मतलब है, हमें उस बैठक से क्या पता चलता है और इस समय इजराइल के प्रधानमंत्री तथा अमेरिका के उपराष्ट्रपति के बीच रिश्ते के बारे में क्या पता है? ठीक है, जैसा आपने कहा, वो सार्वजनिक बैठक नहीं थी, वहां कोई फोटो नहीं थी, जबकि हेगसेथ या अन्य सेनेटरों जैसे नेतन्याहू की अन्य बैठकों में फोटो थी। उन्होंने सेनेटर टॉम कॉटन से भी मुलाकात की थी। उन्होंने पेंसिल्वेनिया के सेनेटर जो फेटरमैन से मुलाकात की। तो ये रिपोर्ट किया गया था कि उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के साथ चर्चा हुई थी और मुझे लगता है कि नेतन्याहू ये बिल्कुल स्पष्ट करना चाहते थे कि जेडी वेंस जो उन टिप्पणियों में इशारा कर रहे थे, जो रोगन पॉडकास्ट पर कहा गया था कि इजराइल एक अच्छी तरह वित्त पोषित अभियान चला रहा था ताकि वार्ताओं को विफल किया जा सके, ये बिल्कुल सच नहीं है। निश्चित रूप से आपके पास बहुत सारे राय रखने वाले इजरायली हैं जो अपनी खुद की सोशल मीडिया चलाते हैं और वहां समाचार संगठन भी हैं। मेरा मतलब है, जेएनएस एक समाचार संगठन है। हमें इजरायली प्रशासन से एक पैसा भी नहीं मिलता। हम शायद इन वार्ताओं के खिलाफ हों। हम अपनी समझ उन सार्वजनिक बयानों से बना रहे हैं जो हम इजराइल में सुनते हैं, उन आकलनों से कि ये वार्ताएं असफल होने वाली हैं। मुझे लगता है कि हर अच्छे कारण के लिए इजरायली मानते हैं कि ये वार्ताएं असफल होने वाली हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि सरकार उन वार्ताओं को कमजोर करने की कोशिश में कोई प्रयास कर रही है।
और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि जब जेडी वेंस ऐसी बातें कहते हैं जो सच नहीं है, ठीक है, जब जेडी वेंस ऐसी बातें कहते हैं, जैसे कि आप जानते हैं, इजराइल भी उन्हीं में से एक है जो अमेरिकी सरकार के कामकाज को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है, जैसे कि कतर या चीन, जो संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर इजराइल की तुलना में कहीं अधिक पैसे और बुरी नीयत से प्रभाव डालने के लिए खर्च कर रहे हैं, कई गुना ज्यादा। इससे क्या होता है? इससे इजराइल ने संयुक्त राज्य अमेरिका में इंजीलिक समुदाय के साथ जो मजबूत रिश्ता बनाने की कोशिश की है, उस रिश्ते में कड़वाहट आ जाती है। और आपने यहां भी देखा कि एक बार फिर नेतन्याहू ने इस यात्रा में भी इंजीलिक नेताओं से मुलाकात की, जो उनका बहुत सम्मान करते हैं और मानते हैं कि वे इजराइल की रणनीतिक स्थिति मजबूत करने के लिए पूरी ताकत लगा रहे हैं। वे मानते हैं कि इजराइल का समर्थन करना एक धार्मिक कर्तव्य है और जो इजराइल को आशीर्वाद देगा उसे भी आशीर्वाद मिलेगा। वे बार बार इसे दोहराते हैं और नेतन्याहू को अपना सच्चा मित्र मानते हैं और वे इजराइल राज्य के प्रति वफादार मित्र हैं। और जेडी वेंस की टिप्पणियां बहुत हद तक वैसी ही दिखती हैं जैसी टकर कार्लसन, कैंडिस ओवेंस, एलेक्स जोन्स और यहां तक कि निक फुएंटेस अमेरिका में इजरायली प्रभाव को लेकर कर रहे हैं। और ये एक लक्षित अभियान है। तो जब आप एक अच्छी तरह से फंडेड और लक्षित अभियान की बात करते हैं, तो आपके पास ये मीडिया है जो उस पक्ष में खड़ा है, जिसके साथ जेडी वेंस भी खड़े नजर आते हैं, जो जानबूझकर इजराइल और अमेरिका के इंजीलवादी आधार के बीच इस रिश्ते को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कतर और अन्य लोग जानते हैं कि अमेरिका में इजराइल का असली समर्थन इंजीलवादी ईसाइयों से आता है, यहूदी समुदाय से भी कहीं ज्यादा। और ये बात नहीं है कि इंजीलवादी इजराइल को यहूदियों से ज्यादा पसंद करते हैं, ये तो बस संख्या की बात है ना? आप जानते हैं, इजराइल के यहूदी समर्थक जिनकी आप बात कर रहे हैं, वे लगभग 5 मिलियन अमेरिकी हैं, जो मुख्यतः डेमोक्रेटिक मतदान क्षेत्रों में केंद्रित हैं, जहां चुनावी नतीजे पलटने वाले नहीं हैं। ठीक है, तो उनके पास हाउस और सेनेट को इजराइल से जोड़े रखने का वैसा राजनीतिक प्रभाव नहीं है। ये इंजीलवादी ईसाई हैं जो ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि अमेरिका में लगभग 80 मिलियन इंजीलवादी ईसाई हैं। एक संगठन जैसे क्रिश्चियंस यूनाइटेड फॉर इजराइल अमेरिका के सबसे बड़े इजराइल समर्थक ईसाई संगठनों में से एक है, जिसके 14 मिलियन सदस्य बताए जाते हैं। मैं ये नहीं परख रहा कि उनके यहाँ सदस्य होने का मतलब क्या है। आप जानते हैं, शायद वे पैसे दे रहे हैं या कुछ और, मुझे नहीं पता, लेकिन वे कहते हैं उनके संगठन के 14 मिलियन सदस्य हैं, जो अमेरिका के यहूदियों से 3 गुना ज्यादा हैं। सही है। ठीक है, तो आप जानते हैं, इजराइल के लिए ये इंजीलवादी समर्थन आधार बहुत महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने अपने 20 साल के कार्यकाल में इस रिश्ते को मजबूत करने के लिए बहुत कुछ किया है। वैसे डेमोक्रेट्स, उन्होंने नेतन्याहू पर इजराइल के लिए डेमोक्रेटिक समर्थन को कमजोर करने का आरोप लगाया, क्योंकि उन्होंने किसी तरह इंजीलवादी ईसाइयों की ओर रुख कर लिया था। मुझे नहीं लगता कि नेतन्याहू की रणनीति डेमोक्रेट से हटकर इंजीलवादियों की ओर जाने की थी। इजराइल और यहूदी समुदाय हमेशा डेमोक्रेटिक समूह का समर्थन सुनिश्चित करने की कोशिश करते रहे हैं, उदारवादी यहूदी समूह और इजराइल के लिए राजनीतिक समूह। लेकिन जैसे जैसे वो समर्थन कम हो रहा था, इंजीलवादी ईसाई कह रहे हैं उनका समर्थन घट रहा है, हमारा नहीं। अब कतर और अन्य समझ चुके हैं कि अमेरिका में इजराइल के समर्थन को कमजोर करने का तरीका इंजीलवादियों को अलग करना है। मुझे यकीन है प्रधानमंत्री नेतन्याहू जेडी वेंस से मिलने गए और सबसे पहले रिकॉर्ड सुधारने की कोशिश की। इजराइल जेडी वेंस को कमजोर करने में बिल्कुल पैसा नहीं लगा रहा है। ये बातचीत ईरान के कारण टूट जाएगी, इजराइल की वजह से नहीं। जब जेडी वेंस ऐसे बयान देते हैं जो इजराइल के लिए इंजीलवादी समर्थन को कमजोर करने वालों को समर्थन दे सकते हैं, तो ये कितना नुकसानदायक है। एलेक्स, प्रधानमंत्री नेतन्याहू की व्हाइट हाउस में ये 8वीं मुलाकात थी। पिछले हफ्ते हमें 7 या 8 पर संदेह था, पर ये 8वीं थी, शायद दुगुनी या तिगुनी, किसी भी अन्य नेता से कहीं अधिक। और ये संख्या अपने आप में ही संबंधों की मजबूती को दर्शाती है। अगर ट्रंप नेतन्याहू से तंग आ गए होते, तो वो उन्हें ओवल ऑफिस में दोबारा देखना बिल्कुल नहीं चाहते। और साथ ही मुझे लगता है कि अगर ट्रंप ईरानियों को ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो सैन्य विकल्प के मामले में गंभीर हैं, अगर वो समझते हैं
ईरानियों से वार्ता का एकमात्र तरीका है कि आपके पास विश्वसनीय व शक्तिशाली सैन्य विकल्प हो। इसलिए नेतन्याहू को व्हाइट हाउस लाना शायद ईरानियों को डर लग रहा है, क्योंकि आप जानते हैं नेतन्याहू इस स्थिति में क्या चाहते हैं। ट्रंप उन्हें बुलाने को तैयार थे, लेकिन नेतन्याहू को वो मुलाकात मिलने वाली थी या नहीं, ये स्पष्ट नहीं था। शायद ये लिंडसे ग्राहम के अंतिम संस्कार का मौका था और नेतन्याहू उनका सम्मान करना चाहते थे। लिंडसे ग्राहम पिछले कई वर्षों में शायद किसी भी दूसरे सेनेटर से ज्यादा बार, साल में कई बार इजराइल आए थे। इजराइल के सच्चे मित्र और ईरान व उसके परमाणु कार्यक्रम के विरोधी। नेतन्याहू लिंडसे ग्राहम के अंतिम संस्कार में सम्मान देना चाहते थे, लेकिन ट्रंप से मिलने का न्योता न मिलने पर वॉशिंगटन आने से डरते थे, ताकि शर्मिंदगी या संबंधों में दरार का संकेत न मिले। लेकिन ट्रंप ने वास्तव में नेतन्याहू को बुलाया, और ये तथ्य कि उन्होंने नेतन्याहू को बुलाया, मुझे लगता है इसने ईरानियों और क्षेत्र के बाकी देशों को दिखा दिया कि गठबंधन अब भी मजबूत है और सैन्य खतरा अब भी विश्वसनीय है और मौजूद है। और ये ट्रंप की ईरानियों के साथ बातचीत करने की कोशिशों में मदद करता है। अब आखिरकार मुझे लगता है कि वे बातचीत फिर से विफल होती रहेंगी, लेकिन शायद एक बार फिर ट्रंप अभी इसे निभाने की कोशिश कर रहे हैं और शायद मध्यावधि चुनावों के बाद बड़े पैमाने का सैन्य अभियान फिर से शुरू करने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। जारी रहेगा। हम यहाँ हमेशा सतर्क रहते हैं। हाँ, आपको इजरायली पक्ष भी देखना होगा, क्योंकि एक तरफ आप जानते ट्रंप हैं शायद वे कुछ करने से पहले मिड टर्म्स निकल जाने का इंतजार कर रहे होंगे। नेतन्याहू भी अमेरिका में मिड टर्म से एक हफ्ते पहले चुनाव लड़ रहे हैं। और बड़ा सवाल यह है कि अगर नेतन्याहू के अलावा कोई और पद पर आता है तो इजराइल की नीति क्या होगी। हमें जल्द ही पता चल जाएगा। मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। बड़ी खबर है। सप्ताहांत में राष्ट्रपति ट्रंप के अनुसार राष्ट्रपति ने कहा कि हमास ने शांति बोर्ड को निरस्त्र करने और अपने पूर्ण निरस्त्रीकरण पर ऐतिहासिक समझौता किया है। ये सिर्फ कुछ विवरण हैं। अंतर्राष्ट्रीय निगरानी में हमास हथियार छोड़ेगा, गाजा में शासकीय भूमिका नहीं निभाएगा और उसकी जगह तकनीकी विशेषज्ञों की फिलिस्तीनी प्रशासन लेगी। कार्यान्वयन की निगरानी के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्थिरीकरण बल होगा। हमास कहता है कि यह समझौता शर्तों पर आधारित है। हमास का कहना है कि इजराइल को सैन्य अभियान रोकना और गाजा से हटना होगा। क्या हमें सच में लगता है कि हमास हथियार डाल देगा? आखिर इसकी स्थापना ही इजराइल को सैन्य रूप से खत्म करने के लिए हुई थी। बिल्कुल, 7 अक्टूबर। और लोग कभी कभी भूल जाते हैं कि 2000 के शुरुआती वर्षों में यरूशलेम, नेतन्या और तेल अवीव में हमास कितने आत्मघाती हमलों के लिए जिम्मेदार था। क्या हमें लगता है हमास समझौते के बाद हथियार डाल देगा, जबकि राष्ट्रपति बहुत आशावादी हैं? मुझे लगता है कि ट्रंप के सोशल मीडिया पोस्टों को देखना वाकई में बहुत जरूरी है, जो ट्रंप ने डाले थे। और मुझे लगता है कि इस पोस्ट की किसी भी भाषा से इजराइल को जरूरी नहीं कि कोई असहमति हो। ये बहुत सोच समझकर लिखा गया पोस्ट था। आप जानते हैं, अगर इजराइल को वही मिलता है जो ट्रंप यहां लिख रहे हैं कि होने वाला है, तो इजराइल इससे संतुष्ट होगा। लेकिन जो सवाल आपने पूछा, जो सही सवाल है, वो ये है कि क्या हमास वाकई में अपने हथियार डाल देगा? और इस सवाल का जवाब शायद नहीं है। और इस पोस्ट के बाद इजराइल ने बहुत स्पष्ट कर दिया था, राष्ट्रपति जो कह रहे हैं उससे असहमत नहीं है, लेकिन साथ ही साथ ये भी कहना है कि इजराइल 1 इंच भी क्षेत्र से पीछे नहीं हटेगा, ना तो पीली रेखा के पीछे से और ना ही उस क्षेत्र से जो अब इजराइल पीली रेखा के आगे नियंत्रित करता है, जब तक वे वास्तव में हमास को वो करते हुए नहीं देख लेते जो वे कहते हैं। अब हमास चाहता है कि वे कहें कि वे ऐसा करेंगे। वे कह रहे हैं कि वे हथियार डाल देंगे और उम्मीद करते हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति इजराइल पर वापसी का दबाव डालें ताकि वे बड़ी सफलता पा सकें, कि ये सिलसिला आगे बढ़ता रहे और गाजा के लोगों को दिखा सकें कि वे इजराइल की मौजूदगी को गाजा से पीछे धकेलने में सफल हो रहे हैं। इजराइल का सैन्य सिद्धांत 7 अक्टूबर से पहले जैसा था, उससे अब पूरी तरह अलग है। इजराइल अब एक भी कदम पीछे नहीं हटेगा जब तक कि उसे विश्वसनीय सबूत न मिल जाएं। और यहां तक कि जो हमास कह रहा है कि उन्होंने जिस पर सहमति दी है, इसका मतलब है कि वे कुछ हथियार धीरे धीरे सौंपेंगे, लेकिन ये इजराइल के लिए काफी नहीं होगा। हमास कहता है कि कुछ हथियार देंगे, लेकिन भारी हथियार नहीं लौटाएंगे। ये इजराइल को स्वीकार्य नहीं होगा।
और हमने यहाँ ये भी घोषणा सुनी कि कोई अंतर्राष्ट्रीय स्थिरीकरण बल तैनात किया जाएगा। मैंने उस बल की जो संख्या देखी वह लगभग 200 लोगों की है। क्या अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के 200 सैनिक हमास को उसकी मनमानी करने से रोक पाएंगे? नहीं, यह सिर्फ एक प्रतीकात्मक संख्या है। यह सिर्फ दिखाता है कि ट्रंप को वो जीत मिल रही है जो वो चाहते हैं। लेकिन फिर भी आप जानते हैं, इजराइल बिल्कुल भी नहीं हिलेगा, 1 इंच भी नहीं झुकेगा जब तक कि हमास वो नहीं करता जो उसे करना चाहिए, यानी अपने हथियार डालना। ट्रंप कुछ भी कह सकते हैं, यूरोपियों और अन्य लोगों को दिखा सकते हैं कि हमास से वादे मिल रहे हैं, लेकिन हमास से वादा लेना ईरान से लेने जैसा है। आप जानते हैं, हम देखते हैं, ये बार बार होता है। इसका कोई मूल्य नहीं है। जिस कागज पर लिखा है वो भी बेकार है। इसी समय मुझे लगता है इससे इजराइल को कूटनीतिक फायदा मिलता है और उस पर दबाव कम होता है। जब भी डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं मैं गाजा का जिम्मेदार हूं, हमास से बातचीत कर रहा हूं, उन्हें हथियार डालने के लिए मनाऊंगा, इसका अर्थ है कि इजराइल हमास को हथियार डालने के लिए मजबूर करने या गाजा की तबाही के लिए जिम्मेदार नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ये जिम्मेदारी खुद ले रहे हैं। ये इजराइल के लिए बड़ा फायदा है। तो आप जानते हैं, ये सिर्फ एक प्रक्रिया है और फिर ये उसी का हिस्सा है जिसके बारे में हम पहले बात कर रहे थे, युद्ध को संभालना, संघर्ष को संभालना। आप इसे सैन्य तरीकों से संभालते हैं, इसे कूटनीतिक तरीके से संभालना होता है, जो राष्ट्रपति ट्रंप कर रहे हैं। आप जानते, वो कहते हैं कि इजराइल इस प्रस्ताव से बहुत खुश है। मैं कहूंगा कि इजराइल खुश नहीं है। यहां इस्तेमाल की गई किसी भी शब्दावली से उसे कोई विशेष असहमति नहीं है। इजराइल से इन प्रस्तावों के हर एक बिंदु पर स्पष्ट रूप से सलाह ली जा रही है। जब तक ये प्रस्ताव इजराइल को बिना हमास के निरस्त्रीकरण के वहीं बने रहने का अधिकार देते हैं, इजराइल संतुष्ट रहेगा। इजराइल इस समय गाजा में यथास्थिति से बहुत बहुत संतुष्ट है। इजराइल गाजा में फिर लड़ाई नहीं चाहता। वे हमास को बेरोक-टोक घूमने और गाजा के नागरिकों को डराने देने से संतुष्ट हैं, खासकर उस 40% हिस्से में जिसे वे नियंत्रित करते हैं। इजराइल गाजा पट्टी के करीब 60 से 70% हिस्से पर नियंत्रण रखता है। और आप देखेंगे कि जब तक हमास वास्तव में अपने हथियार नहीं डालता, तब तक पुनर्निर्माण के लिए कोई बड़ी धनराशि नहीं आएगी। मुझे विश्वास है, मैंने ये सुना है और इसकी पुष्टि करनी होगी। लोग इसके बारे में बहुत सार्वजनिक रूप से बात नहीं करना चाहते, लेकिन ऐसा लगता है कि इजराइल उन गजावासियों के बहुत धीरे धीरे बाहर जाने में मदद कर रहा है जो बाहर जाना चाहते हैं, जैसे कि एक एक करके उन्हें चुपचाप अलग अलग देशों में भेजा जा रहा है। और मुझे लगता है कि जब तक हमास हथियार नहीं डालता या जब तक स्थिति ऐसे ही बनी रहती है, ये प्रक्रिया और बढ़ती जाएगी। आप देखेंगे कि और भी ज्यादा गजावासी वहां से निकलना चाहेंगे, गजा पट्टी छोड़ना चाहेंगे। तो आप जानते हैं, मैं कहूंगा कि इस मामले में इजराइल राष्ट्रपति ट्रंप की बातों से संतुष्ट है। मैं बस यही उम्मीद करता हूं कि इजराइल किसी भी संभावित दबाव का सामना कर सके जो राष्ट्रपति ट्रंप इजराइल पर डाल सकते हैं या नहीं भी डाल सकते। फिर भी देखिए, गाजा में संघर्ष विराम को कितना समय हो गया है। ट्रंप ने कभी नहीं कहा कि मैं इजराइल से गाजा से वापसी की मांग कर रहा हूं। मुझे उम्मीद है ऐसा नहीं होगा। आप जानते हैं, उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि मैं इजराइल से दक्षिणी लेबनान से वापसी की मांग कर रहा हूं, है ना? इजराइल ने वही रणनीति अपनाई जो दक्षिणी लेबनान में थी और लितानी नदी तक की जमीन जाता था। सही है, तो पहले वे लितानी तक गए और फिर उससे आगे भी चले गए, ठीक है? और फिर जब इजराइल पर कोई राजनयिक दबाव आया समझौते के लिए, तो इजराइल लितानी तक पीछे हटने के लिए राजी हो गया। और अब गाजा में भी वही स्थिति है। इजराइल ने पहले रेत में एक पीली रेखा खींची थी, मूल रूप से पीली रेखा तक जमीन पर नियंत्रण बरकरार रखा। हाल में रिपोर्ट आई है कि इजराइल एक भौतिक अवरोध बना रहा है, जो कि मुझे लगता है ज्यादातर मिट्टी का अवरोध है, लेकिन फिर भी एक बहुत स्पष्ट अवरोध है जो ओ रेखा को चिन्हित करता है। लेकिन इजराइल वास्तव में ओ रेखा से भी आगे बढ़ गया है और क्षेत्र पर नियंत्रण कर रहा है। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने इंटरव्यू में कहा कि इजराइल गाजा पट्टी के करीब 70% हिस्से पर नियंत्रण रख रहा हो सकता है। और इसका मतलब यह है कि इजराइल ने खुद को रणनीतिक छूट दी है कि वो कहां तक पीछे हट सकता है, पुरानी सीमा तक। हाँ, सही है, मुझे लगता है कि नेतन्याहू ने स्थिति को रणनीतिक रूप से संभाला है। और आपने अब तक अमेरिकी राष्ट्रपति को यह कहते नहीं सुना कि इजराइल पीछे हटे। ऐसा लगता है कि नेतन्याहू इन दोनों नेताओं की बैठकों में अपनी लाल रेखाएं
साफ तौर पर सामने रख देते हैं। एलेक्स, आपने दक्षिणी लेबनान का जिक्र किया। मैं वहां हिजबुल्लाह के साथ गुरुवार रात की लड़ाई की ताज़ा स्थिति बताना चाहता हूं। इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनान के पूर्वी हिस्से में बोफोर्क किले के इलाके में हिजबुल्लाह की सुरंगों के नेटवर्क को विस्फोटकों से उड़ा दिया, जिसमें 700 टन विस्फोटक उपकरण थे। इसी दौरान हिजबुल्लाह ने आईडीएफ पर रॉकेट, टैंक रोधी मिसाइलें और मोर्टार दागे और आईडीएफ ने जवाब दिया। ये सब युद्ध विराम के बावजूद हो रहा है, जो कागजों पर अब भी है। इसे विस्तार से समझते ठीक हैं। है, तो आइए इसे विस्तार से समझते हैं। हमने सोचा था कि आप जानते हैं, हमास ने गाजा पट्टी के नीचे सुरंगों का एक बड़ा नेटवर्क बनाया है ताकि वो इजराइल पर अपने हमले शुरू कर सके, अपने आप को, आप जानते हैं, आईडीएफ से बचाने के लिए। सही है। तो इजराइल ने, जैसा कि हमने चर्चा की है, नागरिकों के लिए शेल्टर बनाए हैं ताकि जब रॉकेट आ रहे हों तो नागरिक सुरक्षित रह सकें। हमास ने जो किया वो ये है कि उसने अपने आतंकवादियों को आईडीएफ से बचाने और बंधकों को छुपाने के लिए एक पूरा सुरक्षा नेटवर्क बना लिया। और जो आप बहुत स्पष्ट रूप से देख सकते हैं वो ये है कि एक समन्वित हमले की योजना थी जिसमें हमास और हिजबुल्लाह दोनों एक साथ हमला करते, और हमास और हिजबुल्लाह दोनों के पास उन्नत आतंकवादी नेटवर्क थे। अगर हमास और हिजबुल्लाह ने सही समन्वय किया होता तो हिजबुल्लाह क्या कर सकता था? तो हिजबुल्लाह 7 अक्टूबर को हमला कर सकता था। अगर हिजबुल्लाह ने हमास से ज्यादा और बेहतर प्रशिक्षित सैनिकों के साथ उत्तरी सीमा पर हमला किया होता, जैसा 7 अक्टूबर को हमास ने किया था, और हमास ने 7 अक्टूबर को जितने लोगों का अपहरण किया था उससे भी कहीं ज्यादा लोगों का अपहरण कर लिया होता, और उन सुरंगों में उन्हें कहां छुपाया और रखा जाता। और जब इजराइल लितानी नदी तक उस इलाके से गुजरा तो उन्हें वहां एक जटिल सुरंग नेटवर्क मिला, और यह पहली बार नहीं है जब इजराइल ने इतनी बड़ी सुरंग नेटवर्क को नष्ट किया है। और हमने उन विस्फोटों के कुछ वीडियोस देखे हैं जहां उन्होंने, मान लीजिए, 200 मीटर लंबी सुरंगों के नेटवर्क को उड़ा दिया है। जमीन के नीचे कई जगह बड़े धमाके होते हैं क्योंकि आप एक जगह बम डालते हैं और फिर देखते हैं कि वो अलग अलग जगहों से बाहर आता है। ये रिक्टर स्केल पर भी दर्ज होता है। बिल्कुल सही। वे इतने व्यापक हैं। हाँ, सिर्फ सुरंगें ही नहीं, बल्कि लितानी के दक्षिण में लगभग हर आम नागरिक का घर, बिल्कुल वही स्थिति जैसी गाजा पट्टी में हमास के साथ थी। हर आम नागरिक का घर हिजबुल्लाह के हथियारों के भंडारण के लिए इस्तेमाल हो रहा था। तो यही इजराइल ने पाया जब वे घर घर गए। ऐसी बहुत सी रिकॉर्डिंग्स हैं जिनमें वे घरों के अंदर जाते हैं, बिस्तर और कालीन हटाते हैं और कहते हैं, यहीं ये सब है। और ये ब्यूफोर्ट किला, जो कि आप जानते हैं एक संरक्षित विश्व धरोहर स्थल माना जाता है, ठीक है, और ये यहाँ का एक अद्भुत प्राचीन किला है। आप जानते हैं, लितानी के ठीक उत्तर में इसे अलामों की तरह इस्तेमाल किया जा रहा था, जैसे हिजबुल्लाह के लिए आखिरी मोर्चा। इजराइल ने इसे अपने कब्जे में ले लिया और अब उन्होंने इस विशाल सुरंग नेटवर्क को नष्ट कर दिया है। जब इजराइल ने ऐसा किया, किसने शिकायत नहीं की? संयुक्त राज्य अमेरिका ने शिकायत नहीं की। संयुक्त राज्य अमेरिका ने इसकी शिकायत नहीं की और लेबनान सरकार ने भी इसकी शिकायत नहीं की। ठीक है, क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका और लेबनान सरकार दोनों ही हिजबुल्लाह के खिलाफ युद्ध में इजराइल के साथ हैं, और ये एक अद्भुत विकास है। और वास्तव में इस हफ्ते आप देखेंगे कि इजराइल और लेबनान सरकार के बीच अगला दौर की बातचीत फिर से रोम में होगी, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका में इजराइल के राजदूत येचिएल लीडर बातचीत का नेतृत्व करेंगे। वो 2 हफ्ते पहले ही वहां थे। मैं भी उसी समय वहां था और राजदूत येचिएल लीडर से मिला, ठीक उसी के बाद जब उन्होंने बातचीत का पहला दौर पूरा किया था। मैंने आपको बताया था कि दोनों पक्षों के बीच वह बातचीत बेहद दोस्ताना रही। दोनों पक्षों के कई साझा हित हैं और वे इटली में अगले दौर पर सहमत हुए हैं, जो जल्द ही रोम में होगा। इसलिए आप लेबनान को शिकायत करते नहीं सुनेंगे। आप संयुक्त राज्य अमेरिका को शिकायत करते नहीं सुनेंगे। आपने फ्रांस या किसी और देश को भी इस मामले में इजराइल के किए पर शिकायत करते नहीं सुना, क्योंकि यह बहुत स्पष्ट है कि हिजबुल्लाह एक आतंकवादी संगठन है जो इजराइल को धमकी देता है। ये लेबनान को भी धमकाता है। ये ईरान का सहयोगी है, एक आतंकवादी प्रॉक्सी है और क्षेत्रीय स्थिरता के लिए खतरा है। और अब जानते हैं, इजराइल, मेरा मानना है, बहुत रणनीतिक रूप से काम कर रहा है दोनों गाजा के अंदर, और वे गाजा के अंदर मुख्य आतंकियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रहे हैं, और साथ ही दक्षिणी लेबनान के अंदर भी, ताकि हिजबुल्लाह के आतंकवादी ढांचे को खत्म किया जा सके। एलेक्स, इस हफ्ते हमारे पास एक और कहानी है।
पहला सवाल है, इसका इजराइल से क्या संबंध है? मैं उत्तरी अफ्रीका के एन्क्लेव स्यूटा की स्थिति की बात कर रहा हूं। आपने प्रवासियों की भारी आमद देखी। आपने टीवी पर वहां के डरावने वीडियो देखे जिसमें हजारों मोरक्कन लोग धावा बोलते हुए दिख रहे थे। जमीन के रास्ते, समुद्र के रास्ते इस इलाके में आ रहे थे जो स्पेन के नियंत्रण वाला क्षेत्र है, जिसे स्यूटा कहा जाता है। ये कैसे है? इसका इजराइल से क्या लेना देना है? देखिए, कई विरोधी इजराइल अकाउंट्स ने दावा किया कि स्यूटा में जो हुआ वो इजराइल राज्य की गलती थी, इसके पीछे इजराइल है। इन सभी साजिशी सिद्धांतों को किसी तरह उस हकीकत से जोड़ा जा रहा था। आखिर चल क्या रहा है? वैसे मैंने अभी अभी एक भयानक वीडियो देखा जिसमें एक आदमी को सड़क पर इन प्रवासियों में से एक ने सचमुच चाकू मारकर मार डाला। तो इस स्पेनिश एन्क्लेव में पूरी तरह से अराजकता है, जो असल में भौगोलिक रूप से मोरक्को में है लेकिन स्पेन के नियंत्रण में है। बिल्कुल सही। मेरा मतलब है ये पूरी तरह से अराजक दृश्य थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक करीब 50,000 या शायद उससे भी ज्यादा प्रवासी इस सीमा को पार करके सीधे स्यूटा में घुस आए। आप जानते हैं, जो कि ये स्पेन के नियंत्रण वाला क्षेत्र है। हैरानी की बात है कि जो लोग इजराइल से नफरत करते हैं वे हर चीज का दोष उसी पर डालते हैं, है ना? हाँ, लेकिन इसमें सबसे दिलचस्प बात यह है कि भूमध्य सागर के दूसरी तरफ दक्षिणी किनारे पर स्पेन के नियंत्रण वाला एक क्षेत्र है ना? भूमध्य सागर का दक्षिणी किनारा, और वे इस क्षेत्र को नियंत्रित करते हैं। और मोरक्को, जिससे यह भूमि मूल रूप से जुड़ी हुई है, का दावा है कि स्पेन एक कब्जा करने वाली ताकत है। यह हमने कहां सुना है? यहां स्यूटा में। और आप जानते हैं, तो स्पेन, जो कि मैं कहूंगा इजराइल विरोधी जानकारी फैलाने वालों में सबसे बुरों में एक रहा है। सिर्फ अंग्रेजी में ही नहीं बल्कि खासकर स्पेनिश में। आप जानते हैं, लैटिन अमेरिका में जो भी खबरें फैलती हैं उनमें से ज्यादातर तो आप सेंट्रल अमेरिका और साउथ अमेरिका में इजराइल के बारे में बात कर रहे हैं। उस कवरेज की शुरुआत स्पेन मद्रिद से होती है। मैद्रिड तो इजराइल विरोधी शहरों में सबसे बुरा भी नहीं है। बार्सिलोना और दूसरी जगहों पर इजराइल के प्रति और गहरी नफरत है। और फिर से ये सारी प्रोपेगेंडा, इजराइल विरोधी प्रोपेगेंडा, स्पेन से दसियों करोड़ लोगों तक फैलाया जा रहा है। तो वे पूरी दुनिया में इजराइल विरोधी प्रोपेगेंडा फैलाने वालों में सबसे बुरों में हैं। उनका दावा क्या है? वे कहते हैं, आप जानते हैं, इजराइल ने गाजा में नरसंहार किया और 7 अक्टूबर को हमास का हमला इजरायली कब्जे के आधार पर जायज था। गाजा, और जिसे वे जॉर्डन नदी के पश्चिमी तट कहते हैं। अब हम जानते हैं कि यह यहूदिया और सामरिया है। यहूदी को यहूदी इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे यहूदिया से आते हैं, कि अच्छे सामरी लोग सामरिया से आते हैं, सही है, और वे अरब नहीं हैं, ठीक है। और यहां आपके पास ऐसी स्थिति है जहां खुद पर आरोप लगाने वाला दूसरों पर आरोप लगा रहा है, क्योंकि स्पेन यहां स्यूटा में भूमध्य सागर के दक्षिणी तट पर कब्जा किए हुए है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और संयुक्त राष्ट्र उस कब्जे पर कुछ नहीं कहते, उन्हें उसमें कोई समस्या नहीं दिखती। मोरक्को कहता है कि आप हमारे क्षेत्र पर अवैध कब्जा किए हैं, लेकिन संयुक्त राष्ट्र को फर्क नहीं पड़ता। तुर्की भी उत्तरी साइप्रस पर कब्जा किए हैं, फिर भी कोई कुछ नहीं कहता। लेकिन पूरी दुनिया में एकमात्र कब्जा जिसके बारे में दुनिया को परवाह है, वो है इजराइल का यहूदिया में अपनी उपस्थिति बनाए रखना। अगर यहूदी यहूदिया से नहीं है, तो फिर यहूदी कहां से हैं? अगर यहूदियों का यहूदिया में कोई स्थान नहीं है, तो फिर उनका स्थान कहां है? उनके अनुसार पोलैंड वापस जाओ। अक्सर हमने लोग ऐसा कहते कितनी हैं बार देखा पोलैंड है। वापस जाओ। ऐसा क्यों? क्योंकि इतिहास में बड़े पैमाने पर हुए नरसंहार का वो इकलौता उदाहरण था। 3 मिलियन यहूदियों को व्यवस्थित रूप से गैस चैम्बरों में रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल करके मार दिया गया और फिर पोलैंड के शव दाहगृहों में जला दिया गया। यही वो जगह है जहां इजराइल से नफरत करने वाले चाहते हैं कि यहूदी हों। पोलैंड वापस जाओ, कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में वापस जाओ, गैस चैम्बरों में वापस जाओ और शव दाहगृहों में वापस जाओ। यही वो जगह है जहां वे चाहते हैं कि यहूदी हों, क्योंकि वे यहूदियों को यहूदिया में नहीं देखना चाहते। आप जानते हैं, हॉलोकॉस्ट के दौरान एडोल्फ हिटलर ने अपने प्रचार में कहा था कि यहूदी एक ऐसी कौम है जिनका कोई राष्ट्र नहीं है, ठीक है। और उनकी शुरुआती सोच ये थी कि सभी यहूदियों को यूरोप से जातीय सफाई के तहत बाहर निकाल दिया जाए और उन्हें उस क्षेत्र में भेज दिया जाए जिसे उस समय फिलिस्तीन कहा जाता था,
जो यहूदियों का पैतृक स्थान था। यहूदियों का पैतृक स्थान तब फिलिस्तीन कहलाता था और हिटलर ने हाज अमीन अल हुसैनी से मुलाकात की, जो यरूशलेम के मुफ्ती थे। और मुफ्ती ने कहा, नहीं, हमें यहां यहूदी नहीं चाहिए, क्यों ना आप उन्हें मार दें। और हिटलर ने कहा, ठीक है, चलो ऐसा करते हैं। तो यरूशलेम के मुफ्ती ने हिटलर के साथ मिलकर यहूदियों का सफाया करने की साजिश रची, जो कि असली नरसंहार था। पूरे यूरोप में 6 मिलियन यहूदियों में से 3 मिलियन पोलैंड में। आप जानते हैं, एक एक यहूदी को खत्म करने की योजना थी। अगर आप याद वाशिम जाएं, जो यरूशलेम में हॉलोकॉस्ट म्यूजियम है, उनके पास हर देश और हर शहर में कितने यहूदी हैं इसकी पूरी सूची थी। एक एक आदमी तक का हिसाब था। बिल्कुल ठीक है, कुछ जगहों पर पता है कि वहां 10 यहूदी हैं। तो ऐसी जगह जहां 10 यहूदी हों, वे संतुष्ट नहीं होते थे जब तक उन 10 यहूदियों को मार ना दिया जाए। ठीक है, यह एक व्यवस्थित नरसंहार था जिसका उद्देश्य हर एक यहूदी को पूरी तरह से समाप्त करना था। इस बीच इजराइल गाजा में गाजा के नागरिकों से कह रहा है कि वे खतरे से दूर चले जाएं, क्योंकि हम आपके घर या आपके घर के नीचे बने आतंकवादी सुरंग को उड़ाने जा रहे हैं। यह जगह हथियार भंडारण केंद्र है, कृपया वहां से हट जाएं, खतरे से दूर जाएं। हम आपको सुरक्षित क्षेत्र दिखा रहे हैं ताकि आप सुरक्षित रहें। ठीक है, तो स्पेन इसे नरसंहार कहता है। यहाँ तक कि इजराइल हॉलोकॉस्ट को सब भी कुछ अलग कर रखते हैं। रहा है। इजराइल वो सब कर रहा है जो वो इस अकल्पनीय स्थिति में कर सकता है, जहां उसे एक आतंकवादी ऑपरेशन खत्म करना है। एक आतंकवादी संगठन पूरे समाज पर कब्जा कर नागरिकों को हटा रहा है और हताहतों से बच रहा है। ये कब्जे पर आधारित नरसंहार है। और यहां आप देख सकते हैं कि स्पेन, आप जानते हैं, जो अब मोरक्को के एक हिस्से पर कब्जा किए हुए है, उसे उसका हक मिल रहा है। 50,000 से ज्यादा मोरक्कन मुस्लिम प्रवासी वहां धावा बोल रहे हैं। और ये यूरोप में मुस्लिमों के पूरी तरह से हावी होने का भी एक उदाहरण है। यूरोप पूरी तरह से मुस्लिमों द्वारा कब्जा लिया गया है और पूरा कारण यह है कि यूरोपीय अब बच्चे नहीं पैदा कर रहे हैं, जबकि मुस्लिम यूरोपियों से कहीं ज्यादा बच्चे पैदा कर रहे हैं। फिर से काफी अंतर से, सिर्फ जन्म दर के अनुसार यूरोप पूरी तरह ध्वस्त होने के बहुत गंभीर खतरे में है। और इसकी गलती किसकी है? यहूदियों की। ये इजराइल की गलती है। ओवेंस कह रहे हैं। अच्छा, आप जानते हैं क्या, मैं उनसे सहमत हूं। ये यहूदियों की गलती है। क्यों? क्योंकि यूरोपियों की यहूदी लोगों को खत्म करने की मुहिम में, आप जानते हैं, अगर भगवान दुनिया चलाते हैं, ठीक है, यहां दिव्य न्याय हो रहा है। जहां यूरोपीय लोगों ने कहा कि वे यहूदियों को नहीं चाहते, तो भगवान कहते हैं, ठीक है, तुम यहूदियों को नहीं चाहते, तुम्हें ना सिर्फ मुसलमान मिलेंगे, बल्कि तुम ये भी कहोगे, हम मुसलमानों को चाहते हैं और हम उन्हें अपनी सीमाओं के बाहर से अपने समाज में आमंत्रित करेंगे। तो अगर यूरोपियनों ने कहा होता, जानते हो क्या, हम यहूदियों से प्यार करते हैं, यहूदी हमारे समाज को मजबूत बनाते हैं, वे हमारी अर्थव्यवस्था के शीर्ष पर, हमारी राजनीतिक संरचना के शीर्ष पर पहुंचते हैं, वे हमारे समाज को मजबूत बनाते हैं, जैसा कि वे हर जगह करते हैं जहां भी वे जाते हैं। अगर यूरोप कहता है, जानते हो, हम वो नहीं चाहते, तो वे इसके बजाय लेंगे, स्वेच्छा से मुसलमानों को आमंत्रित करते हैं, जो उनकी संस्कृति नष्ट कर रही है और उनके देशों में शरीयत कानून लागू करना चाहती है। और फिर, जैसा कहते हैं, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। मोरक्को ने इलाका कब्जा किया है और कोई कुछ नहीं कहता, जबकि सब हो रहा है। एलेक्स, इसी बात पर, इस पागल दुनिया में जिसमें हम रहते हैं, इस हफ्ते के जेरूसलम मिनट में हमारा समय खत्म हो गया है यहाँ जेएनएस से। मीडिया हब यरूशलेम में एलेक्स ट्रेमन जेएनएस के सीईओ हैं, मैं जॉश हेस्टन जेएनएस के संवाददाता। जेएनएस टीवी देखें, शानदार कंटेंट पाएं, सुपर थैंक्स दें, सब्सक्राइब करें। ताज़ा खबरों के लिए jns.org जाएं, जहां इजराइल, मध्य पूर्व और यहूदी जगत की ब्रेकिंग न्यूज मिलेगी। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे यरूशलेम मिनट जेएनएस टीवी पर।